हेलो गाइस, कैसे आप सारे। आई होप आप अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको बता दूं कि मैं हिंदी मीडियम की बिज़नेस स्टडी के रिगार्डिंग वीडियो बना रहा हूं, जिसमें संगठन का जो चैप्टर है, जिसमें मैंने एक पार्ट ऑलरेडी बना दिया है, जिसमें मैंने पूरी बेसिक जो है संगठन के बारे में बताया है। उसकी प्रोसेस जो है उसके बारे में मैंने बताया है कि प्रक्रियाएं वगैरह क्या होती है और कितने टाइप के होते हैं, वो भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप नए हो तो पहले आप उस फर्स्ट वीडियो को आप देख लीजिए, क्योंकि अगर आप बीच से अगर इस वीडियो को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं आएगा और इससे आपका भी टाइम ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आप जो है पहले आप बेसिक चीज़ों को सीखने के लिए आप पहले मेरी फर्स्ट वीडियो को आप देख लें, उसके बाद आप जो है ये सेकंड वीडियो पे आइए। तो देखिए, इस वीडियो में आपको क्या देखने को मिलेगा। इसमें अनौपचारिक संगठन के बारे में पता चलेगा। जैसा कि आपने औपचारिक संगठन के बारे में पढ़ा, वैसे ही आप जो है अनौपचारिक संगठन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अनौपचारिक संगठन वो संगठन होता है जिसमें अपने आप ही जो है ग्रुप बन जाता है, बना नहीं जाते, बन जाता है। क्योंकि एक होता है औपचारिक संगठन जिसमें हम किसी उद्देश्य के लिए ग्रुप बनाते हैं, संगठन बनाते हैं। लेकिन ये जो है ये ऐसा अनौपचारिक संगठन है जो अपने आप ही बन जाता है। ठीक है ना। इसमें जैसे सपोज़ करो मैंने उसमें भी पिछली क्लास जो वीडियो है फर्स्ट वीडियो, उसमें भी मैंने इसके बारे में बताया था कि अनौपचारिक संगठन इस तरीके से भी हम देख सकते हैं कि जैसे अगर कोई एक स्टेट से आता है, जैसे यूपी से आते हैं 5-6 लोग हैं एक फैक्ट्री में काम करने वाले। तो अगर वो यूपी से आते हैं तो वो कहते हैं भाई हमारे गांव, तो आपस में मिल जाते हैं। ठीक है ना। आपस में मिल जाते हैं तो फिर उनका एक अपना ही यूनियन हो जाता है। तो इस तरीके की जो संगठन है उसी को हम अनौपचारिक संगठन कहते हैं। ठीक है ना। तो यही लिखा है कि इसमें अगर आप पॉइंट्स पढ़ो तो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा ही है कि कर्मचारियों के मध्य बातचीत के परिणाम स्वरूप औपचारिक संगठन से ही इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है। यानी औपचारिक संगठन के अंदर ही जो है ये अनौपचारिक संगठन बन ही जाता है अपने आप, जब हम आपस में बातचीत करते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ बातें लिखी हुई हैं। अब इसके लाभ और इसकी हानियाँ भी हैं, अगर आप देखना चाहो तो। अगर मैं आपसे कहूँ कि अनौपचारिक संगठन के लाभ क्या है, तो इसमें क्या लिखा है, इसमें सूचनाएं शीघ्र पहुंचती है। क्योंकि हम आपस में, हमारा कोई वो नहीं है कि पहले ये सूचना दूसरे को देंगे फिर हम तीसरे को देंगे, ऐसा कुछ नहीं। इसमें हम जिससे हमें बात करनी होती है डायरेक्ट उसके पास जाके हम बात कर सकते हैं, क्योंकि अनौपचारिक संगठन है, कहीं नहीं लिखा कि हमें पहले किसके पास जाना है फिर किसके पास जाना है। ठीक है ना। जैसे अगर हमें अपनी बात मालिक को पहुंचानी होती है औपचारिक संगठन में, तो पहले हम अपने ऊपर जो काम करने वाले सुपीरियर होते हैं उनको बताते हैं, फिर वो आगे पहुंचाते हैं आपके बात को। बट अनौपचारिक में ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट जिससे बात करना चाहते हैं आप डायरेक्ट जाइए, आप अपनी सूचनाएं जो हैं वो आप दे दीजिए। दूसरा लाभ इसका ये हो जाता है कि सदस्यों की सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान है। देखो, कभी कभी क्या होता है, इंसान काम करते करते थक जाता है, उसको चाहिए होता है अपनी फीलिंग वगैरह शेयर करने के लिए। तो ये अनौपचारिक संगठन से ये हो जाता है कि वो कर्मचारी लोग जो एक तरीके से थोड़े सैड या परेशान रहते हैं किसी काम के वजह से, तो वो अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, ये एक फ़ायदा होता है। और ये कह रहा है, ये संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में औपचारिक संगठन की कमियों को दूर करने में सहायता करता है। बिल्कुल, हम औपचारिक संगठन में जो है कोई मुद्दा उठा नहीं पाते इस वजह से कि हम डरते हैं या हम अपनी बात को अच्छे से रख नहीं पाते हैं। लेकिन अनौपचारिक संगठन में हम बातचीत करके, हम लेबरों से आपस में बातचीत करके कहीं ना कहीं हम जो है कुछ कमियां जो होंगी उसको भी उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और फिर हम जब ये बातें संगठन वाले लोगों को पता चलती है, मैनेजमेंट के लोगों को पता चलती है कि कर्मचारी हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग फिर वो अपने जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह है उनको चेंज करने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं अनौपचारिक संगठन की हानि। तो यह जो है, अगर मैं पहला पॉइंट पढ़ूँ कि ये कह रहा है कि ये औपचारिक संगठनों के हित के विपरीत कार्य करता है, ये अफवाहों को फैलाता है। पहली चीज़, ठीक है, आप भाई कोई भी अफवाह फैला सकता है आपस में बात करके, और फिर ये अफवाह फैलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। दूसरा है, कभी कभी ये संगठन के विकास के कहीं ना कहीं विरोध होता है या कहीं कहीं बाधित करता है। यानी कहीं ना कहीं अगर सपोज़ करो, अगर कोई कर्मचारी को चोट लग गई या कोई हो गया और अगर हम काम रोक दें तो कहीं ना कहीं आपका जो काम है उसका नुकसान हो जाएगा। वो ये कहेंगे नहीं, पहले इसका हम इलाज करेंगे फिर आपका काम करेंगे, ये सारी बातें उसमें हो जाती हैं, तो इस वजह से नुकसान हो सकता है। चूँकि ये सदस्य के बीच, अगर मैं तीसरा पॉइंट पढ़ूँ कि चूँकि ये सदस्य के बीच
बीच साथियों का दबाव बनाते हैं ताकि वह समूह उम्मीदों के अनुरूप हो सके, तो यह संगठन के लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है ना। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं वो इसी आधार पर ही है। अगला आपका इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन में क्या अंतर होता है। तो अभी मैंने आपको सिंपल सा बताया कि औपचारिक संगठन में जो भी हमारा जो उद्देश्य होता है उसके लिए प्रबंध के द्वारा इस संगठन को बनाया जाता है। और अनौपचारिक, और अगर मैं बात करूँ एक तरफ अनौपचारिक संगठन की, तो अनौपचारिक संगठन अपने आप बन जाता है। ठीक है, बातचीत करते करते। तो इसके बारे में आप एक बार ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं आपको एक ही बार में समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना, आपको इतनी ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। संप्रेषण का मतलब होता है आपका कम्युनिकेशन, यानी सोपन श्रृंखला के द्वारा चलते। देखो मैं अभी आपको मैं बता रहा था कि औपचारिक संगठन में जो आपकी जो सूचनाएं हैं, आपका जो कम्युनिकेशन है सोपन श्रृंखला के तरह चलती है। अगर आपको पता नहीं है सोपन श्रृंखला क्या होती है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताया, तो उसमें आपका जो है सोपन श्रृंखला के बारे में लिखा हुआ है। तो आप उस पहले इस वीडियो को भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ यहाँ पर कि सोपान श्रृंखला में क्या होता है कि अगर कोई नीचे जो लोअर क्लास में काम करने या लोअर लेवल पे काम करने वाले लोग होते हैं, वो अगर अपनी बातें ऊपर पहुंचाना चाहेंगे तो पहले वो अपने ऊपर जो हेड है उससे बात करेगा, फिर वो उससे ऊपर हेड पे बात करेगा, फिर वो उससे ऊपर। तो इस तरीके की जो चैन बनती है उसको कहते हैं सोपान श्रृंखला। बट अगर मैं बात करूँ अनौपचारिक संगठन, इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। हम जैसे सपोज़ करो दोस्त वगैरह आपस में कैसे बात करते हैं कि हाँ भाई किसी से भी कैसे भी बात कर लेते हैं, तो ये अनौपचारिक संगठन में इसी तरीके से होता है। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल इसी तरीके के हम जो है बात करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, तो ये पॉइंट्स भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं अधिकारों का अंतरण, क्योंकि जैसे सीधी सी बात है कि हमें अगर कोई काम कराना है तो हमें कुछ अधिकार जो है उनको भी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो अधिकार अंतरण का अगर हम अर्थ देखें, परिभाषा देखें, तो अधिकार अंतरण का अर्थ केवल अधीनस्थों को अधिकार सौंपने से है। यानी कुछ उनको अधिकार दिए जाते हैं, ये नहीं कि हम सिर्फ उनसे काम करवा रहे हैं कि भाई काम करो, और उनको कोई अधिकार नहीं दे रहे हैं। तो अंतरण के तत्व वैसे क्या होते हैं? अधिकार अंतरण के तत्व में अगर हम बात करें अंतरण, तो इसमें 3 आ जाते हैं: अधिकार, उत्तरदायी और जवाबदेही। ये 3 बातें हैं, इन पे आपको फोकस रखना है कि अधिकार क्या होता है, उत्तरदायित्व क्या होता है और जवाबदेही क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं कि ये आपका है क्या, अधिकार, उत्तरदायी, जवाबदेही, तो इसके बारे में आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अधिकार का मतलब होता है, अर्थ में अगर मैं आपको बताऊँ, अच्छा ये आपकी विशेषताएं एक बार आप इसे पढ़ लेना। ठीक है ना, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, इतना ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं। ये आपका खास है क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपका केस स्टडी भी आता है तो आपको इसी तरीके से आपको पूछेगा। तो अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अधिकार का तात्पर्य किसी व्यक्ति के अपने अधीनस्थों को आदेश देने एवं अपने अधिकार सीमा क्षेत्र के भीतर कार्यवाही करने से है। मतलब अधिकार का तात्पर्य है कि व्यक्ति को अपने अधीनस्थों को आदेश देने एवं अधिकार सीमा क्षेत्र के भीतर काम करने की एक तरीके से कार्यवाही होती है। तो एक तरह सिंपल सी बात करें कि अगर मेरे अंडर में 3 लेबर काम कर रहे हैं और लेबर कह रहा है कि मैं तेरी बात क्यों मानूं, मैं तो मालिक की बात मानूंगा, तो मैं हर चीज़ मालिक से तो नहीं पूछ सकते ना। तो इसलिए मालिक क्या करता है, एक इंसान को अपॉइंट कर देता है और कहता है कि अपने जितने भी कर्मचारी उनको बोलता है कि भाई आपको इसकी बात माननी है, ये मैनेजर है यहाँ का, इसकी बात माननी है, बार बार आप मेरे पास नहीं आओगे, इसको मैंने कुछ अधिकार दिए हैं, अब जो भी ये आपको बोलेगा आपको करना पड़ेगा। तो इसके मतलब ये हो गया ना कि मैंने अधिकार दिए, उसे अपने कुछ राइट जो है सामने वाले इंसान को दिए हैं। उत्तरदायित्व की बात कर लेते हैं। अगर उत्तरदायित्व की अगर मैं बात करूं तो उत्तरदायित्व का मतलब होता है अधीनस्थों को दिए गए कार्य को सही से पूरा करने का बाध्यता। सीधी सी बात है, अगर मैंने अधिकार दिए हैं तो उत्तरदायित्व भी जो है आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका फिर अब ये काम हो जाएगा कि आप अपने अधीनस्थों से काम करवाएंगे अच्छे तरीके से। क्योंकि अगर मैं आपको अधिकार ना दूँ तो फिर आप मेरे से ये कहोगे कि ये मेरी बात नहीं मान रहे इसलिए काम कंप्लीट नहीं हो रहा है। अब तो मैंने आपको अधिकार दे दिया,
ठीक है ना। अब आपकी उत्तरदायी ये बनती है कि आप उनसे अच्छे से काम करवाइए, ठीक है ना, ताकि काम को सही से पूरा किया जा सके। तीसरा आपका ही अगर मैं बात करूँ जवाबदेही, जवाबदेही का मतलब ये होता है कि अगर 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 आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ, मालिक ने जवाब मांगा, हाँ भाई बताओ ये काम कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, तो आपको जो मैंने अधिकार दिए हैं, आप ये नहीं बोलोगे कि सर वो कर्मचारी काम नहीं कर रहा था, मैंने उसे बहुत बोला, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जवाब देना पड़ेगा। आप उसके मुंह नहीं फेर सकते आप अपनी जवाब से, ठीक है ना, कि मैं ये कर रहा था उसने ये नहीं, मतलब आप किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते। आप अपनी गलती किसी दूसरे पे नहीं हो, क्योंकि आपको मैंने अधिकार दिए हैं, उत्तरदायी दिया है। अब आपको वो काम कैसे करवाना है वो आपके ऊपर है। तो अगर कुछ उसमें गलतियाँ आती है तो आपको खुद जवाब देना पड़ेगा, ना कि वो कर्मचारी जवाब देंगे जो उसके रिगार्डिंग है, ठीक है। तो यही होता है आपके अधिकार, उत्तरदायित्व और जवाबदेही, और इसी को कहते हैं हम अधिकार अंतरण, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे अधिकार से रिलेटेड। अंतरण की बात करें तो अंतरित किए जा सकते हैं, यानी इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अधिकार जो है हम कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं अपने अधिकार किसी दूसरे को भी दे सकता हूँ। इसमें कह रहा है कि इसमें उत्तरदायित्व जो है अंतरित नहीं किए जा सकते पूर्ण रूप में, यानी पूरे रूप से तो नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा हम कर सकते हैं, थोड़ा हम जो है उत्तरदायित्व जो है दूसरे पे थोप सकते हैं। और इसमें कह रहा है कि कतई नहीं कर सकते, यानी आप अपनी जवाबदेही किसी दूसरे पे नहीं थोप सकते कि हाँ भाई तू बता दे कि काम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपको काम दिया, आप बताओ ना, कोई कर्मचारी क्यों उसका जवाब देगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसे एक बार पढ़ सकते हो तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा। लास्ट पॉइंट है प्रवाह के बारे में। प्रवाह जो है उच्च अधिकारी से अधीनस्थ कर्मचारी की ओर होता है, यानी इसमें अधिकार जो होते हैं वो ऊपर वाले लेवल, यानी ठीक है ना, टॉप लेवल से नीचे की तरफ जाते हैं इनमें अधिकार। और इनमें जो होते हैं उत्तरदायित्व में जो है प्रवाह जो है इसमें अधीनस्थ से, यानी नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। तो आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि उत्तरदायित्व में जो है प्रवाह कहाँ किस तरीके से होता है, तो अधीनस्थ से उच्च अधिकारियों की ओर होता है, ठीक है ना। क्योंकि आपको अब अपना काम करना है, कर्मचारियों ने जो करना था कर लिया, अब आपकी उत्तरदायित्व बनती है बड़े बड़े अधिकारियों की, तो उस चीज़ में हम कर सकते हैं। और इसमें प्रवाह जो है अधीनस्थ से उच्च अधिकारियों की ओर होता है, ठीक है ना। तो ये जवाबदेही इसी से चलता है प्रवाह, ठीक है ना, कि उच्च अधिकारियों की ओर होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ने थे। उसके बाद और क्या करना है आपको, हाँ जी, तो वो टॉपिक आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। और एक ये रह गया है विकेंद्रीकरण, ठीक है। तो हम ये भी अगर कंप्लीट कर लें तो कहीं ना कहीं हमारा जो है पूरा बिजनेस का चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है ऐसा। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि आप अपने अधिकार को बांट देंगे अपने अधीन काम करने वाले लोगों के बीच। जैसे यहाँ लिखा है, अगर मैं मीनिंग की बात करूँ तो इसमें लिखा है विकेंद्रीकरण से तात्पर्य केवल केंद्रीय बिंदु पर ही प्रयोग किए जाने वाले अधिकारों को छोड़कर शेष सभी अधिकारों को व्यवस्थित रूप से निम्न स्तरों को सौंपने से है। यानी आप बस कुछ मेन पॉइंट को आप अपने पास रख सकते हो, बाकी अगर आपके पास कोई अधिकार है तो वो आप क्या कर दो, बांट दो अपने निम्न स्तरों में। तो ये होता है आपका विकेंद्रीकरण, ठीक है। तो विकेंद्रीकरण में ये होता है कि हम अपनी पावर, यानी हम अधिकार जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने नीचे वाले लोगों के लिए, निम्न स्तर के लोगों के लिए, मध्य स्तर के लोगों को। इससे होता क्या है, हम ये करते क्यों हैं, तो अगर हम इसे करें तो इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि विकेंद्रीकरण अधीनस्थों में पहल भावना को विकसित करता है तथा ये उनमें आत्मविश्वास तथा भरोसे की भावना को जागृत करता है। तो अगर मैंने पावर अपने नीचे के लेवल के किसी भी अधीनस्थों को दिया है तो इससे क्या होगा, उनके अंदर एक आत्मविश्वास होगा कि इन सर ने जो है मुझ पे भरोसा किया और अब जो है इस भरोसे को मैं कायम रखूँगा और इसे अच्छे तरीके से निभाऊंगा। तो ये क्या होता है, ये एक भावना विकसित हो गई उनके अंदर। उसके बाद दूसरा महत्व ये होता है कि शीर्ष प्रबंधन को राहत देता है। यह सारी पावर अगर हम सेंट्रल को ही दे दें और तो फिर उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो वो अपनी एक तरह से राहत मिल जाता है कि वो अपने अब अधिकार बांट दिए हैं, तो अब आराम से जो कुछ मेन अधिकार हैं
उन्हीं के साथ अब आराम से बैठे हुए हैं कि भाई अब हमने जो अधिकार दिया अब तुम अपना देख लो, बस मुझे मेरा काम कंप्लीट चाहिए जो आपको करना है। तीसरा, ये शीघ्र निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करता है, क्योंकि अब आपको पावर दे दिया गया है तो आप अपने तरफ से खुद निर्णय ले सकते हैं, आपको बार बार किसी उच्च अधिकारी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि यह कर्मचारियों को विभिन्न चुनौतीपूर्ण कार्यों के प्रदर्शन के द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण एवं अनुभव मुहैया कराता है। ठीक है ना, तो एक चुनौतीपूर्ण उन्हें मिल जाती है। ठीक है ना, तो देखते हैं आगे इसमें क्या आगे पॉइंट है। चुनौतीपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अब आपको अधिकार दिया, अब आप बताइए आप इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो एक चुनौतीपूर्ण। संगठन का विकास होता है और हम प्रदर्शन के निरंतर मूल्यांकन करते रहते हैं। ये कुछ पॉइंट्स थे। तो अगर आपसे पूछा जाए बताइए अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण में क्या फ़र्क होता है, तो अधिकार अंतरण में जो होता है इसमें क्या लिखा है, अगर मैं मीनिंग पढ़ूँ कि अधिकार अंतरण एक अनिवार्य कार्य है क्योंकि कोई भी व्यक्ति सभी काम अकेला नहीं कर सकता, इसीलिए वो अपने अधिकार दूसरे को ट्रांसफ़र कर देता ताकि वो अब एक काम को जहाँ एक इंसान कर रहा था अब 2 या 3 लोग कर सकते, तो इसीलिए ये करना ज़रूरी है, यानी अधिकार अंतरण करना ज़रूरी है। और विकेंद्रीकरण कह रहे हैं ये एक ऐच्छिक नीति निर्धारण है, यानी ये इच्छा से है कि अगर टॉप मैनेजमेंट के लोगों ने बोल दिया ठीक है हम अपने जो है कुछ पावर को ट्रांसफ़र करें, तो उनकी इच्छा से है, वरना ऐसा कोई नहीं लिखा कि आपको विकेंद्रीकरण करना है। कार्यों की स्वतंत्रता के बारे में बात करें तो उच्च अधिकारियों का अधिक नियंत्रण होता है, क्योंकि यहाँ पे अधिकार थोड़े थोड़े दिए लेकिन फिर भी यहाँ पर जो प्रॉपर नियंत्रण जो है वो उच्च अधिकारी का होता है। यहाँ पर अगर विकेंद्रीकरण की बात करें तो कार्यकारी प्रबंधकों पर नियंत्रण कम होता है, अतः उन्हें काम करने की स्वतंत्रता अधिक होती है। ठीक है ना, तो इनमें काम करने की स्वतंत्रता फुल है। ठीक है ना, जो बाकी जो प्रबंधक हैं उनका नियंत्रण बहुत ही कम होता है। ठीक है ना, एक तरह से ये कह सकते हैं, यानी अपोजिट बात कर रहे हैं कि अगर मैं इसके बारे में एक बात करूँ तो उसका उल्टा इधर आ जाएगा। स्थिति की बात करूँ, यह एक प्रक्रिया है जिसका कार्य विभाजन में अनुसरण किया जाता है ये। ठीक है ना, उसके बाद ये कह रहा है यह शीर्ष उच्च प्रबंधकों द्वारा निर्धारित नीति का परिणाम है। उसके बाद ये फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कि इसका क्षेत्र सीमित है, क्योंकि ये हरे यानी हम पूरे इस एरिया में नहीं कर सकते, इसका एक क्षेत्र हम सीमित कर देते हैं। ठीक है ना, और इसकी सीमा उच्च अधिकारी तथा उनके अधीन सीमित रहती है, यानी हर एक के अधिकारी जो है अधिकार जो है हर एक लोगों के अलग अलग सीमित रहेंगे। और विकेंद्रीकरण में जो है इसका क्षेत्र बड़ा होता है, क्योंकि इनमें अधिकार हम बहुत से लोगों को बांट देते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं विकेंद्रीकरण में जो क्षेत्र है वो बड़ा होता है और इसमें अधिकार अंतरण में क्षेत्र बहुत छोटा होता है। ओके, ये भी पॉइंट आपका हो गया। उसके बाद अगर हम उद्देश्य की बात करें तो इसका अगर अधिकार अंतरण का मुख्य जो उद्देश्य है वो है प्रबंधक का भार कम करना, और विकेंद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है इसका उपयोग संगठन में अधीनस्थों की भूमिका में वृद्धि करने के लिए उन्हें अधिक स्वायत्त देकर, क्या है नहीं, इसे थोड़ी सी स्वतंत्रता देंगे तो अच्छे से उनको काम को करेंगे, ताकि आप जो है आपका जो काम है वो अच्छे तरीके से हो सके। उत्तरदायित्व की बात करें तो उत्तरदायित्व जो है इसमें आसान होता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में केवल 2 ही व्यक्ति होते हैं, एक ने जो वो व्यक्ति जिसने अधिकार दिया और दूसरा वो व्यक्ति जिसको अधिकार मिला, इसलिए 2 व्यक्ति इसमें होंगे। और इसमें क्या होता है, इसमें कठिन होता है क्योंकि यह प्रबंध के निम्न स्तर से अंतरण के विस्तार तक शामिल होता है, क्योंकि विकेंद्रीकरण में हम क्या करते हैं, हम नीचे से ऊपर जितने भी अधिकारी हैं सबको हम अपने अधिकार देते, तो इसमें कठिन होता है किसी चीज़ को करना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे और ये मैंने आपको बेसिक पढ़ा दिया, हिंदी में भी आपका प्रॉपर कंप्लीट हो गया है, और ये आपके सेकंड के साथ ये आपका बिज़नेस का पूरा ख़त्म हो गया है सिलेबस। हिंदी मीडियम में मैंने संगठन करा दिया है। अब मैं देखूंगा अगर आपको पहला चैप्टर हिंदी में ऑलरेडी वैसे मैंने बना रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो, तो मैनेजमेंट का मैं एक वीडियो बना दूंगा ताकि मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको जो है हिंदी में आपको वो चीज़ मिल सके। ठीक है, तब तक आप जो है अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, और जो भी कुछ डाउट होता है अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और अगर आप नए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए, थैंक यू।